Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. तो इस वीडियो में हम BPCC 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की यूनिट 5th थिंकिंग एंड लैंग्वेज को कवर करेंगे. इसके लास्ट टॉपिक कंसेप्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज कंसेप्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज को कवर करेंगे और इसी के साथ ये यूनिट कवर हो जाएगी. सो बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं. तो जो लास्ट टॉपिक है 5.7 यूनिट 5th का वो है कंसेप्ट नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज. क्या लैंग्वेज का क्या कंसेप्ट है, क्या नेचर और क्या क्या स्कोप है लैंग्वेज की, उस सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो इसमें सबसे पहले है मैन इज़ अ एनिमल बट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल. मैन जो ह्यूमन है वो भी एक एनिमल है बट और जो स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की उससे कैसे डिफरेंट है, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं, जो मैन है उसके पास क्या एबिलिटी है. इट इज़ एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन यूजिंग लैंग्वेज विच रिफर्स टू अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ सिम्बल्स, साउंड, जेस्चर्स एंड रूल्स ऑफ कंबाइनिंग दैम टू कम्युनिकेट वंस व्यूज टू अदर्स. लैंग्वेज एक्सप्रेस्ड थ्रू जेस्चर्स, स्पीच एंड राइटिंग. देखो जैसे कि इसमें पहले लिखा है मैन इज एनिमल बट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीसीज ऑफ एनिमल. जो ह्यूमन है वो भी एक एनिमल है बट जो दूसरी स्पीसीज है उससे अलग है. तो कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो कि हम ह्यूमंस को और एनिमल से अलग करती है, वो क्या है, कम्युनिकेट करने की. क्या एबिलिटी है? इट इज़ एन एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन यूजिंग लैंग्वेज. जो हमारी एबिलिटी है दूसरे ह्यूमन से, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने की, अपनी इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने की लैंग्वेज के थ्रू, वो जो एबिलिटी है उसकी वजह से हम दूसरे एनिमल्स से डिफरेंट है. विच रेफर्स टू अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ सिम्बल्स. अब लैंग्वेज में क्या आते हैं, सिम्बल्स भी आते हैं, साउंड्स भी आती हैं, जेस्चर्स भी आते हैं, एंड रूल्स ऑफ कंबाइनिंग दैम. और कुछ रूल्स की हमें जैसे जो कुछ रूल्स हैं हमारी लैंग्वेज में उन सबको कंबाइन करना, वो सब भी क्या होते हैं लैंग्वेज के अंदर आते हैं. कम्युनिकेट वंस व्यूज़ टू अदर्स, जिससे कि हम अपने व्यूज़ को दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकें. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें. ये एबिलिटी किस में होती है? ह्यूमंस के पास होती है. लैंग्वेज इज़ एक्सप्रेस्ड थ्रू जेस्चर्स, स्पीच एंड राइटिंग. हम लैंग्वेज को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम जेस्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि इशारों से, और दूसरा स्पीच यानी कि बोल करके, और तीसरा लिख करके हम अपने व्यूज़ को, अपनी इन्फॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं. तो ये क्या था, ये लैंग्वेज के बारे में था कि किस तरीके से लैंग्वेज हमें दूसरे एनिमल से डिफरेंट बना देती है. अकॉर्डिंग टू साइकोलिंग्विस्टिक्स अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स. जो साइकोलिंग्विस्टिक्स थे उन्होंने कुछ कॉम्पोनेंट्स बताए हैं कि लैंग्वेज के अंदर क्या कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट है फोनेम. फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो लैंग्वेज का वो क्या है? फोनेम. अब फोनेम क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज. द वर्ड पेन हैज़ 3 फोनेम्स, पी, ई एंड एन. यानी कि फोनेम क्या है? जो सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्पोकन लैंग्वेज की, यानी कि साउंड, वो क्या है? फोनेम है. जैसे कि जो यहाँ पे एग्जांपल के लिए दे रखा है यहाँ पे वर्ड पेन. अब पेन में पी एक साउंड आ रही है, ई की साउंड आ रही है और एन की साउंड आ रही है. जो सबसे छोटी जो साउंड होती है, जो इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता, जैसे पेन में पी है. अब पी से छोटी साउंड पी को और हम नहीं बांट सकते. पी सबसे बेसिक है, फिर ई भी सबसे बेसिक है, फिर एन भी सबसे बेसिक है. हम इसे अलग अलग देखेंगे. तो जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो क्या है स्पोकन लैंग्वेज में? वो क्या है? फोनेम. जो सबसे बेसिक यूनिट होती है. जैसे जैसे यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है ई जी ओ, ईगो. अब ईगो में कौन कौन से फोनेम्स है? ई जी ओ, ई ग ओ, ईगो. तो सबसे जो इसमें कितने फोनेम्स है? इसमें भी 3 फोनेम है. फर्स्ट ई, सेकंड जी और थर्ड ओ, क्योंकि ये इनसे छोटा नहीं हो सकता. तो जो सबसे बेसिक यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? फोनेम. अब नेक्स्ट क्या है? सिंटैक्स. Syntax. These are the grammatical rules which explain how different words can be combined to make a meaningful sentence. अब syntax का मतलब होता है कि वो सारे grammatical rules जिससे कि हम वर्ड्स को कंबाइन करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं. जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं इंग्लिश में और हिंदी में भी, जो व्याकरण होती है, जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उन सबको क्या कहते हैं? सिंटैक्स. जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में इंग्लिश में आई के साथ एम का एम ही यूज़ होगा आई के साथ, और जो पास्ट टेंस है उसमें हम वॉज वर का यूज़ करते हैं. फ्यूचर टेंसेस में हम विल का यूज़ करते हैं, और जो प्रेजेंट टेंस है उसमें आईएनजी लग जाता है वर्ब के साथ. तो ये कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं कि हम किस तरीके से वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं. तो ये जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो किस में आते हैं? सिंटैक्स में. आई होप कि आपको समझ में आया हो. नेक्स्ट है मॉर्फिम. मॉर्फिम क्या होता है? मॉर्फिम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग. जो मीनिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होते हैं? मॉर्फिम. अब फोनेम्स में हमने क्या पढ़ा था कि फोनेम क्या होते हैं?
जो सबसे बेसिक यूनिट होती है स्पोकन लैंग्वेज की, यानी कि जो साउंड होती है, जो वर्ड होता है, वो क्या है, वो फोनेम है। बट यहाँ पे मॉर्फेम क्या है, मीनिंग की सबसे छोटी यूनिट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो है मॉर्फेम। फोनेम्स आर कंबाइंड टू मेक मॉर्फेम। फोनेम्स मिल करके एक मॉर्फेम बनाते हैं। सच एज वर्ड रीमेक कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स री एंड मेक। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, रीमेक एक पूरा कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। अब ये इसमें दो फोनेम्स हैं, यानी कि दो वर्ड से मिल करके बनाई, एक री और मेक। अब दोनों का ही अलग अलग मतलब है। मेक मतलब बनाना और री मतलब दोबारा। अगेन री का मतलब क्या है, दोबारा से कुछ बनाना। ये पूरा वर्ड का क्या मीनिंग निकल करके आ रहा है, रीमेक, यानी कि दोबारा से हम कुछ खराब हो गया था, हम उसको दोबारा से बना रहे हैं। अगर हम इस वर्ड को तोड़ें, इस वर्ड को आधा आधा करें, तो क्या हो सकता है, एक तो री अलग हो गया इसमें से और मेक अलग हो गया। अब री को हम और कितना छोटा कर सकते हैं, अगर छोटा भी करेंगे तो क्या आर अलग हो जाएगा और ई अलग हो जाएगा। बट आर का सिंगल मतलब अकेले कोई भी मीनिंग नहीं है और ई का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। जब ये दोनों वर्ड मिल करके री बन रहे हैं, तो इस री का क्या मतलब है, दोबारा से कुछ रीमेक करना। री का ये मतलब है, और मेक का मतलब बनाना। बट अगर हम इसमें एम और ए, इस एम ए को अलग अलग कर दें और के और ई को अलग कर दें, तो इन दोनों का भी कोई मतलब नहीं है। जब ये मेक पूरा एक साथ होगा तब इसका कुछ मतलब बन रहा है। तो यानी कि मॉर्फेम्स क्या है, जो सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंग होती है किसी भी वर्ड की, वो क्या है, मॉर्फेम। जैसे रीमेक पूरा एक वर्ड है जो दो वर्ड्स से मिलकर के बना है। जब हमने इसको अलग करा तो इसमें क्या है, री अलग हो गया जिसका अपने आप में एक मतलब है, और मेक अलग जिसका अपने आप में एक मीनिंग है। तो यहाँ पर रीमेक में कितने मॉर्फेम थे, री और मेक, यानी कि दो वर्ड से मिलकर के बनाए। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मीनिंग की, वो क्या है, मॉर्फेम। अब नेक्स्ट है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है, इट रेफर्स टू दिस सेट ऑफ रूल्स बाय विच वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग ing एट द एंड ऑफ द वर्ब रेफर्स टू कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो यहाँ पे सिमेंटिक्स क्या है, रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स बाय विच वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस, यानी कि वो रूल्स जिनसे हम सेंटेंस या फिर किसी वर्ड की मीनिंग जानते हैं, उसकी मीनिंग को समझते हैं। अब यहाँ पे आपको सिमेंटिक्स और सिंटैक्स दोनों थोड़े सेम लग रहे होंगे कि दोनों में रूल्स हैं। बट सिंटैक्स में क्या था, सिंटैक्स में हमने पढ़ा था दीज आर दी ग्रामेटिकल रूल्स। सिंटैक्स क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स उसमें यूज होते हैं कि हमें किस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करना है, किस तरीके से सेंटेंस बनेगा। जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क। क्या है, किस तरीके से जो सेंटेंस है उसको एक मीनिंगफुल वे में लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम वर्ड्स को कैसे भी कहीं पे भी नहीं लिख देना, कि जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे सेंटेंस है आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या है, सही तरीके से ग्रामेटिकली से करेक्ट करा गया कि सबसे पहले आई यानी कि सब्जेक्ट आया, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब आया आई एम, फिर क्या है गोइंग क्या वर्ब आई है मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट आया टू स्कूल। तो ये क्या था कि हमने उसे ग्रामेटिकली रूल्स के हिसाब से हमने वर्ड्स को रखा है। पहले आई रखा है, फिर एम रखा है, फिर गो टू रखा है, फिर स्कूल रखा है। ये तो नहीं कि हमने पहले स्कूल रख दिया फिर आई लास्ट में और फिर इसमें एम हमने बाद में रख दिया, नहीं। क्या है, वर्ड्स तो सारे सही है बट हमने इन्हें अरेंज सही तरीके से रखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये जो ग्रामेटिकल रूल है ये क्या है, सिंटैक्स। और सिमेंटिक्स क्या है, सिमेंटिक्स में आती है मीनिंग। सिमेंटिक्स रिलेट करता है मीनिंग से, कि हम वर्ड्स की और सेंटेंसेस की मीनिंग समझते हैं इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, एडिंग ing एट द एंड ऑफ द वर्ब रेफर्स टू कंटिन्यूस सेंटेंस, यानी कि अगर कोई सेंटेंस है और उसमें ing यूज हो रहा है वर्ब के साथ ing यूज हो रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो कंटिन्यूस टेंस है वो सेंटेंस, यानी कि कुछ भी काम कंटिन्यूस में है, कंटिन्यूइंग है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो गो क्या है वर्ब है बट उसमें ing जुड़ गया, जिससे क्या पता चल रहा है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, मैं स्कूल जा रही हूँ, यानी कि अभी भी मैं जा रही हूँ, चली रही हूँ। बट अगर मैं बोलती आई गो टू स्कूल डेली, कि मैं रोज़ स्कूल जाती हूँ, यानी कि अभी मैं नहीं जा रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि मैं हर रोज़ स्कूल जाती हूँ। तो इससे क्या है, सिर्फ जो ing लगाने से हमें पता चल गया कि मैं अभी भी स्कूल जा रही हूँ, यानी कि जो वर्क है तो क्या है, कंटिन्यू है। तो ये जो मीनिंग होती है, जिन रूल्स की मदद से हम मीनिंग समझते हैं वर्ड्स के, सेंटेंसेस की, वो क्या है, सिमेंटिक्स। और सिंटैक्स क्या है, जिसमें हम रूल्स बनाते हैं, रूल्स फॉर्म करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स, जिससे कि सेंटेंस को एक मीनिंगफुल वे में कंबाइन कर सकें, वर्ड्स को और सेंटेंसेस को इस तरीके से कंबाइन कर सके कि इस पूरे जो भी हमारे पास सेंटेंस है, पैराग्राफ है या वर्ड्स, हम सबका मीनिंग बने कुछ। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्या है, प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, दी सोसाइटियल रूल्स रिलेटेड टू लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के वो रूल्स जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं वो सब आते हैं प्रैग्मेटिक्स में। हाउ वन शुड टॉक टू ओल्डर अडल्ट्स, वट वन कैन से इन पब्लिक और प्राइवेट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रैग्मेटिक्स, यानी कि सोसाइटियल रूल्स जिन कि हमें अपने फ्रेंड्स से हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, किस तरीके से बात हम करते हैं, अपने पेरेंट्स से किस तरीके से बात करते हैं, फिर अपने बड़ों से किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए, वो सारे जो रूल्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, प्रैग्मेटिक्स में। कि हमें अपने से बड़ों से तमीज़ से बात करनी चाहिए, आप करके बात करनी चाहिए, और अपने फ्रेंड्स से तो हम किसी भी तरीके से बात कर लेते हैं, बट अपने जो टीचर्स होते हैं उनसे अच्छे से बात करना चाहिए, और जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो अच्छे से बिहेव करना चाहिए। जो जितने भी सोसाइटल रूल्स हैं वो सब क्या आते हैं, वो सब किस में आते हैं, प्रैग्मेटिक्स में। अब हमने कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज के कवर कर लिया। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की। लैंग्वेज की जो लैंग्वेज है हम ह्यूमंस में वो डेवलप कैसे होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे एसेंशियल एस्पेक्ट है वो क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन कैन बी फाउंड इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि बच्चों में, चिल्ड्रन में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो हम लैंग्वेज से पता कर सकते हैं, लैंग्वेज से हम देख सकते हैं। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उससे हम पता कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है उनमें किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर बच्चा अलग कैसे है, क्योंकि हर बच्चे की जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो क्या क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देता है, कोई बहुत देर में बोलना स्टार्ट करता है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब अटक अटक के बोलता है, कोई बिल्कुल साफ बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं बच्चों में भी। सम चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज मोर रैपिडली दैन अदर्स, कुछ बच्चे बहुत जल्दी लैंग्वेज अडप्ट कर लेते हैं दूसरों के मुकाबले, जल्दी एक्वायर कर लेते हैं लैंग्वेज को। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी बोलना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं बोलने में। अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, पहले इन्फेंट्स में फिर चिल्ड्रंस में। तो इन्फेंट्स पहले क्या होता है, इन्फेंट्स का मतलब होता है 0 to 1 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 0 to 12 मंथ्स के अंदर की जो एज होती है वो क्या होती है, इन्फेंट्स। तो लैंग्वेज इन इन्फेंट्स, यानी कि इन्फेंट्स में लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है। सबसे फर्स्ट है स्पीच परसेप्शन इन इन्फेंसीज, यानी कि इन्फेंसीज में स्पीच का क्या परसेप्शन होता है। Language acquisition stage begins with the ability to distinguish between the smallest sound units, that is phonemes, of their language. यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर लैंग्वेज जो एक्वाइजेशन की स्टेज है, लैंग्वेज एक्वायर करने की जो स्टेज है वो कब स्टार्ट होती है, वो जब स्टार्ट होती है जब वो जितने भी फोनेम्स है, फोनेम्स हमने पढ़ा था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट जो सबसे बेसिक यूनिट होती है स्पोकन लैंग्वेज की वो क्या है, फोनेम्स। जैसे हमने एग्जांपल के लिए देखा था पेन, तो पेन में जो फर्स्ट साउंड क्या आ रही है वो पा आ रही है, यानी कि प क्या है वो पी क्या है, फोनेम है। तो जो एबिलिटी होती है उन फोनेम्स को डिफ्रेंशिएट करने की, उनमें डिस्टिंग्विश करने की, उनमें फ़र्क देखने की, समझने की, जब बच्चे ये करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्फेंट्स ये करना स्टार्ट कर देते हैं, तब उनकी स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। Studies have suggested that infants are very efficient not only in recognizing phonemes but also in recognizing differences among different phonemes. यानी कि स्टडीज़ ये बताती है कि जो इन्फेंट्स होते हैं वो ना कि सिर्फ फोनेम्स को समझते हैं बल्कि या रिकॉग्नाइज करते हैं, बल्कि साथ में उसके साथ साथ उनमें फ़र्क भी जानते हैं। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको बार बार बोलते हैं कि तुम मम्मा बोलो या फिर पापा बोलो, तो ये जो मम्मा में जो वर्ड आ रहा है माँ, ये और पापा में पा आ रहा है, तो वो जो बच्चे होते हैं वो इसको फ़र्क को जानते हैं कि ये माँ अलग है, ये पा अलग है, मुझे क्या बोलना है। ये जो समझ होती है बच्चों में आनी स्टार्ट हो जाती है, और जब ये समझ आती है उस टाइम से जो लैंग्वेज एक्वाइजेशन की स्टेज है वो स्टार्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इन इन्फेंसिस। इन्फेंसिस में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स समझना। इन्फेंट्स बिटवीन द एज 4 to 5 मंथ्स, इन्फेंट्स जो 4 से 5 मंथ्स के बीच के जो बच्चे होते हैं, जो एज होते हैं इन्फेंट्स में, कैन टर्न देयर हेड टू द लोकेशन फ्रॉम वेयर देयर नेम्स इज स्पोकन। यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं 4 से 5 मंथ्स के बीच की एज के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें ये समझ आ जाती है कि जब उनका कोई नाम पुकार रहा होता है और जिस लोकेशन से वो आवाज़ आ रही होती है उनके नाम की, वो उधर देखते हैं। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं बार बार हम उनका नाम लेते हैं, उनको नाम लेकर के बुलाते हैं ताकि वो हमारी तरफ देखें। अगर जो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा होता है जो अभी पैदा ही हुआ है वो ये सब नहीं कर पाएगा, हम उसके सामने कुछ भी बोलते रहेंगे, उसका नाम लेते रहेंगे तो वो नहीं समझेगा। बट जब वो 4 to 5 मंथ्स की एज में आ जाता है तो उस टाइम पे क्या है, जब हम उसका नाम लेते हैं तो उसे समझ में आता है कि कोई उससे बुला रहा है, यानी कि उससे अपने नाम की रिकॉग्निशन हो जाती है। वो समझ जाता है कि ये नाम मेरा है, कोई मुझे बुला रहा है और मुझे उधर देखना है। तो ये जो क्या होता है, ये कॉम्प्रीहेंशन है जो कि 4 to 5 मंथ्स के बच्चे में आ जाता है। और ये चीज़ हमें क्या सजेस्ट करती है, सजेस्टिंग दे कैन रिकॉग्नाइज देयर नेम, कि वो अपने नाम को पहचान रहे हैं।
they can understand the correspondence between a speaker's facial expression and emotional tone of the speaker's voice. यानी कि बच्चे क्या अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं उस एज में कि जो पर्सन जो बोल रहा है उसके साथ उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना, उसकी टोन को समझना कि अगर कोई गुस्से में बोल रहा है और घूर के देख रहा है तुम्हें, तो बच्चे क्या वो डर जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोल रहा है तो क्या है कि मतलब कोई चिल्ला रहा है, उन पे डांट रहा है, तो उस टाइम पे वो रोने लग जाते हैं। और कोई बहुत खुश होकर के हंस के उनसे बात कर रहे हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो ये जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं, इमोशनल टोन है, एक्सप्रेशंस है, फेशियल एक्सप्रेशंस, वो सब भी वो समझना स्टार्ट कर देते हैं। चिल्ड्रन स्टार्ट टू अंडरस्टैंड देयर नेम यूजुअली बाय अबाउट 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स तक जो बच्चे हैं वो अपने नाम को रिकॉग्नाइज करना, समझना स्टार्ट कर देते हैं। फॉलोड बाय कॉमनली यूज वर्ड्स, और इसके साथ साथ 6 मंथ की एज तक क्या स्टार्ट करते हैं, कुछ वर्ड्स जैसे मम्मा, डॉगी, ये सब भी वो आगे चल के स्टार्ट कर देते हैं 6 to 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही, क्योंकि 12 मंथ्स के बाद तो वो इन्फेंट्स के एज से बाहर ही चल जाएंगे। तो उससे पहले तक वो मम्मा, डॉगी और अपने नाम को समझना, ये सब क्या वर्ड्स सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि वो किस तरीके से जो इन्फेंसिस हैं वो किस तरीके से लैंग्वेज को सुनते हैं और समझना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो लैंग्वेज प्रोडक्शन कब स्टार्ट करते हैं? लैंग्वेज प्रोडक्शन इन इन्फेंसिस कब होता है? द इंटेंशनल वोकलाइजेशन बिगेंस बाय द एज ऑफ 2 मंथ्स विद कोइंग नॉइजेज, यानी कि इंटेंशनल वोकलाइजेशन मतलब अपनी मर्जी से कुछ बोलना, वो कब स्टार्ट होता है? 2 मंथ्स से, जब 2 महीने के बच्चे होते हैं उस टाइम से वो स्टार्ट कर देते हैं विद कोइंग नॉइजेज। बट वो साफ नहीं बोलते, वो कुछ बैबलिंग करना या फिर कोइंग नॉइजेज, यानी कि हु करना, मतलब जो भी वो छोटे बच्चों के साउंड्स होते हैं ना, वो सब करना वो स्टार्ट कर देते हैं 2 मंथ्स की एज में। इट इज़ अ वन वॉल साउंड, लेकिन ये क्या होती है? वन वॉल साउंड होती है, यानी कि सिर्फ वो एक ही साउंड बोल सकते हैं जो है ओ ओ। ये जो साउंड है ऊ की, बस वो ये साउंड स्टार्ट करते हैं 6 to 8 मंथ्स की एज तक। ये साउंड वो स्टार्ट करते हैं 6 to 8 मंथ्स की एज में। क्या होता है? इन्फेंट स्टार्ट डूइंग बैबलिंग। 6 to 8 मंथ्स तक क्या करते हैं बच्चे? बैबलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि बैबलैक जो साउंड आती है, जो साउंड वो निकालते हैं वो क्या होती है? बैबलिंग। अब वोकलाइजेशन दैट यूजेज बोथ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्स। जो बैबलिंग है वो क्या है? अब वोकलाइजेशन दैट यूजेज बोथ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्स, जिसमें कॉन्सोनेंट्स भी यूज हो जाते हैं क्योंकि वो बी यूज़ कर रहे होते हैं और वॉल्स भी यूज़ कर रहे होते हैं। ऑफन रिपीटिंग साउंड्स इन अ सीरीज सच एज डैडा, यानी कि ज़्यादातर वो क्या जो वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करते हैं, मतलब कि एक ही वर्ड को बार बार बोलना, और जो गिने चुने वर्ड्स होते हैं उन्हीं को बोलना बार बार। जैसे शुरुआत में बच्चा सिर्फ मम्मा, पापा, बस ये ज़्यादा बोलता है, तो ये वर्ड्स को वो ज़्यादा बोलते हैं। या फिर जब उन्हें भूख लगती है तो मम मम बोलते हैं। ये जो कुछ वर्ड्स हैं इन्हीं को बार बार रिपीट करते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है कि सीरीज सच एज डैडा साउंड्स इन अ सीरीज, यानी कि जैसे डैडा, इसमें 2 ही वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एक डी ए, फिर से डी और फिर ए। वैसे ही मम्मा में MU M, मम में MU M, तो क्या 2 ही वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। तो ज़्यादातर वो वर्ड्स बोलते हैं जो रिपीटिव होते हैं, जैसे M पहले था, फिर U आ गया बीच में बस, फिर दोबारा से M आ गया। तो ऐसे वर्ड्स ज़्यादा बोलते हैं जो कि रिपीटिव होते हैं। इन्फेंट्स यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेस्चर्स। जो इन्फेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के जेस्चर्स भी यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद अडल्ट से कम्युनिकेट करने के लिए चिल्ड्रंस जो इन्फेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के जेस्चर्स भी यूज़ करते हैं। इन्फेंट्स शेक देयर हेड नो अराउंड 6 to 9 मंथ्स। 6 to 9 मंथ्स की एज तक वो क्या अपने हेड को भी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर उन्हें कुछ चीज़ नहीं चाहिए होती तो वो ना कर देते हैं, अगर चाहिए होती तो हाँ में अपना सर हिलाते हैं, या फिर जब कोई इनको आवाज़ दे रहा होता है तो उस डायरेक्शन अपना फेस घुमाते हैं। तो क्या ये स्टार्ट कर देते हैं वो 6 to 9 मंथ्स की एज तक। एंड दे रिस्पॉन्ड टू वर्बल रिक्वेस्ट्स टू डू थिंग्स लाइक वेव बाय बाय अराउंड 9 to 12 मंथ्स। और 9 to 12 मंथ्स की एज तक वो, जैसे हम छोटे बच्चों से कहते हैं बेटा बाय बाय करो, तो ये जो रिक्वेस्ट होती है हमारी वो भी वो समझते हैं और वैसा करना भी स्टार्ट करते हैं। अगर कोई ज़िद्दी बच्चा तो नहीं करेगा, बट 9 to 12 मंथ्स की एज तक वो ये करना स्टार्ट कर देते हैं, वेव हैंड्स करना और अपना सर वहाँ घुमाना जिधर से उन्हें आवाज़ आ रही है, कोई उनका नाम ले रहा है या फिर हाँ या ना में अपना सर हिलाना, ये भी काम वो कर लेते हैं। अब 12 मंथ्स तक तो हमने देख लिया। 12 मंथ्स के बाद जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें वर्ड्स वो किस तरीके से जो है लैंग्वेज उनमें प्रोडक्शन होता है, लैंग्वेज को किस तरीके से समझते हैं आगे वो देखेंगे। सबसे पहले जो लैंग्वेज इन चिल्ड्रन है उसमें क्या है? वर्ड्स, कि वो वर्ड्स किस तरीके से बोलते हैं, वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट वर्ड दैट चिल्ड्रन स्पीक इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स, पीपल और समटाइम्स टू देयर एक्टिविटीज़। जो फर्स्ट वर्ड होता है कोई भी बच्चा जो बोलता है वो क्या होता है? या तो किसी ऑब्जेक्ट को बोलेगा या फिर किसी इंसान को, किसी भी जो उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनके बारे में से किसी एक का वर्ड किसी को बोलेगा, या फिर समटाइम्स क्या है कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में बोलेगा।
अब ज़्यादातर आप सोचोगे कि नहीं, सबसे पहले तो बच्चे जो मम्मा या पापा का नाम ही बोलते हैं। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्होंने फर्स्ट जो चीज़ थी वो क्या बोली थी कि जब वो डिनर कर रहे थे अपने फैमिली के साथ बैठ कर के, तब जो फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने मुँह से वर्ड बोला था वो था कि सूप गरम है। तो जो उनके फैमिली वाले थे, जब तक उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली थी कि सूप गरम है, जब तक यही सोचते कि शायद हमारा बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता, वो एबल नहीं है बोलने के, वो शायद गूंगा है, इस तरीके की उनके पेरेंट्स की सोच थी, क्योंकि उस एज तक, उस टाइम तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। फर्स्ट जो सेंटेंस था उन्होंने सीधे यही बोला था कि सूप गरम है। और जब उनके पेरेंट्स ने उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि आज तक घर में सब सही था, मुझे कभी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आज सूप गरम था इसलिए मैंने बोल दिया। तो वैसे ही जो चिल्ड्रंस होते हैं, या तो वो किसी एक्टिविटी के बारे में बोलेंगे, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, या फिर जो उनके आसपास लोग हैं उनमें से किसी एक का नाम लेंगे। जैसे कि ज़्यादातर बच्चे जो मम्मा या पापा बोलते हैं फर्स्ट टाइम, या फिर दादा दादी बोलते हैं, जो भी उनके अराउंड जो लोग होते हैं उनका नाम लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है। बाय द एज ऑफ 1 ईयर के बाद इन द चिल्ड्रन कैन स्पीक बिटवीन 12 to 52 वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन हिज और हर डेवलपमेंट स्पीड। 1 ईयर तक जो बच्चा होता है वो 12 से 52 वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। ये भी डिपेंड करता है कि जो उसकी डेवलपिंग स्पीड है वो कितनी है। कोई सिर्फ 24 वर्ड्स बोल सकता है, कोई 52 वर्ड्स बोल सकता है। यहाँ तक तो मतलब बच्चे बोल सकते हैं 1 ईयर तक। चाइल्ड ऑफ 12 or 13 months will frequently use partial words to express their thoughts such as turf or water। यानी कि जो चिल्ड्रन हैं जो 12 से 13 मंथ्स के बीच के हैं, वो ज़्यादातर कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? वो ज़्यादातर पार्शियल मतलब आधे अधूरे वर्ड्स। जैसे वाटर है तो वाटर का सिर्फ टर्ब उन्होंने बोला। जैसे हिंदी में जो पानी होते हैं उसको बच्चे क्या बोलते हैं? मम बोलते हैं, क्योंकि पानी ये बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा उनके लिए बोलना, इसलिए ज़्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं? मम बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि जो 12 से 13 मंथ्स के एज के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर पार्शियल वर्ड्स बोलते हैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे वाटर को टर। दीज पार्शियल वर्ड्स आर एक्सप्रेसिंग एन आइडिया विच इज़ नोन एज होल ऑफ फ्रेज स्पीच। और ये जो हाफ वर्ड्स बोलने की, यानी कि पार्शियल वर्ड्स बोलने की जो आइडिया है, ये इसे क्या कहते हैं? होल ऑफ फ्रेज स्पीच। इस स्पीच को बोलते हैं होल ऑफ फ्रेज स्पीच। ये जो पार्शियल वर्ड्स बच्चे बोलते हैं इन्हें होल ऑफ फ्रेज स्पीच कहते हैं। Once a child learns a word, she or he overuse it in expressing all other objects along with the original reference. This is known as overextension। यानी कि अगर कोई बच्चा उससे एक वर्ड रट गया है, एक वर्ड उससे समझ में आ गया है, ठीक है, वो उससे अच्छे से बोल पा रहा है, तो वो बार बार ओवर यूज़ करेगा उस वर्ड का, या फिर जितने भी वर्ड्स उससे आते हैं उन्हीं का ही वो ओवर यूज़ करेगा किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर कुछ भी बताने के लिए। यानी कि जैसे कि हिंदी में क्या है, जो बच्चे हिंदी बोलते हैं उसमें क्या है कि अगर उन्हें एक वर्ड पता है मम, जो कि पानी के लिए यूज़ हो रहा है, तो क्या करेंगे कि वो जितनी भी पीने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे दूध हो या जूस हो या कुछ भी हो, तो वो क्या बोलेंगे? वो उस हर चीज़ को वो मम्मी बोलेंगे, क्योंकि वो सब क्या है उसे पी सकते हैं। खाने या चबाने वाली चीज़ें वो सब क्या है उसे पी सकते हैं, तो वो क्या बोलेंगे उससे बार बार? मम, जितनी भी चीज़ें होंगी। यानी कि वो ओवर यूज़ कर रहे हैं उस वर्ड का। वो नया वर्ड नहीं सीख रहे कि ये दूध है या जूस है, वो क्या है वो ओवर यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या है ये जो चीज़ होती है इसे क्या बोलते हैं? ओवर एक्सटेंशन। Opposite to this, children show under extension where a learned word is underused। अब ओवर एक्सटेंशन में क्या था कि उन्होंने एक वर्ड सीखा है, उसी को वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को रेफर करने के लिए भी वो उसी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। जबकि अंडर एक्सटेंशन में क्या है कि जो वर्ड उन्होंने सीख रखा है उसको वो कम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ अ चाइल्ड has learned that the German Shepherd of his house is a doggy, then all other breeds of dogs cannot be called as doggy। यानी कि हम एग्जाम्पल में ये बता रखा है कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसने ये समझ रखा है कि जो उसके घर में एक डॉग है जो कि जर्मन शेफर्ड ब्रीड का है, तो वो तो उसको तो हम डॉगी ही कहेंगे, लेकिन अब उसको ब्रीड थोड़ी पता है। लेकिन जो उसकी शक्ल है, उस जो फिजिकल एक्सपीरियंस है जर्मन शेफर्ड की, वो और सब डॉग से क्या बिल्कुल अलग है। तो वो जितने भी जर्मन शेफर्ड यानी कि उसके जैसे जो भी डॉग्स होंगे उनको तो वो डॉगी कहेगा, बट जो दूसरी ब्रीड्स हैं डॉग्स की उनको वो डॉगी नहीं कहता। यानी कि एक वर्ड तो उसने लर्न कर रखा है डॉगी, बट वो सिर्फ जो उसके घर में जो पेट है उसी को डॉगी कह रहा है, उस जर्मन शेफर्ड को ही डॉगी कह रहा है। बट और अगर वो किसी भी डॉग को देख रहा है, किसी और ब्रीड के डॉग को देख रहा है, तो उसको वो डॉगी नहीं बोल रहा है। यानी कि जो वर्ड है डॉगी वो क्या है? अंडर यूज़ हो रहा है। सिर्फ एक ही जो ब्रीड का डॉग है उसके लिए यूज़ कर रहा है, वो और सब ब्रीड्स के लिए यूज़ नहीं कर रहा है। जबकि ओवर एक्सटेंशन में क्या था कि हम एक ही वर्ड को, जो बच्चा है वो एक ही वर्ड को दूसरी सब चीज़ों को रेफ़र करने के लिए भी, उस जैसी जितनी भी चीज़ें उन सबको रेफ़र करने के लिए वो उस वर्ड को यूज़ कर रहा था। जबकि यहाँ पर अंडर एक्सटेंशन में सिर्फ एक ही जर्मन शेफर्ड जो उसके घर में पेट है उसी को रेफ़र करने के लिए वो डॉगी वर्ड यूज़ कर रहा है, बाकी और सब डॉग्स के लिए वो डॉगी वर्ड यूज़ नहीं कर रहा है। तो ये था अंडर एक्सटेंशन। अब आगे है नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्फोलॉजी। अब वर्ड्स के बाद है मॉर्फोलॉजी। चिल्ड्रन सून स्टार्ट लर्निंग अबाउट यूजिंग मॉर्फेम्स सच एज ed, ing, s, etc।
वर्ड्स जब बच्चे सीख लेते हैं उसके बाद क्या सीखते हैं, वो वर्ड्स सीखने के बाद जल्दी ही जो चिल्ड्रन होते हैं वो मॉर्फिम्स लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। मॉर्फिम्स क्या, AD, ING, S वर्ड्स के बाद ये सब चीज़ें यूज़ करना ये बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। एंड इंग्लिश स्पीकिंग चाइल्ड, जो इंग्लिश बोलने वाला बच्चा होता है, एक्वायर्स नॉलेज ऑफ यूजिंग मॉर्फिम्स अप्रोप्रिएटली बिटवीन द एज ऑफ 1.5 एंड 3.5 ईयर्स, यानी कि 1.5 ईयर्स से 3.5 ईयर्स के बीच तक जो इंग्लिश स्पीकिंग चाइल्ड है वो मॉर्फिम्स को ढंग से यूज़ करना सीख लेता है। Studies have suggested that they first learn using ING followed by S and then learn to use ED, यानी कि स्टडीज़ ये बताती है कि सबसे पहले जो चिल्ड्रन होते हैं वो ING यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद S और उसके बाद ED, यानी कि ING यानी कि कंटिन्यूस जो वर्ड्स होते हैं, कंटिन्यूस जो सेंटेंसेस होते हैं कि ये सब यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। कि मैं खाना खा रही हूँ, हिंदी में बोले तो रही हूँ, वर्ड जो है वो रही हूँ, रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, ये वर्ड्स पहले स्टार्ट करते हैं। फिर एस जो इंग्लिश स्पीकिंग चाइल्ड है वो एस, फिर उसके बाद ED, ये जो मॉर्फिम्स है इनको लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है सिंटेक्स। बिटवीन द एज ऑफ 18 to 24 मंथ्स, यानी कि 18 to 24 मंथ्स के बीच में ऑफन चिल्ड्रन बिगिन टू कंबाइन वर्ड्स, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो वर्ड्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। कि जो 18 to 24 मंथ्स तक जो चिल्ड्रन होते हैं वो वर्ड्स को कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फॉर साइकोलॉजिस्ट इज सिंटैक्स, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है उनके लिए जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो क्या है चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रंस के बारे में स्टडी करना, सिंटैक्स। यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ये समझने में, इस टॉपिक में, कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो सिंटैक्स है वो किस तरीके से वो एक्वायर करते हैं, किस तरीके जो सिंटैक्स है वो डेवलप होता है चिल्ड्रंस में। जो सिंटैक्स हमने पढ़ा था क्या, कि जो रूल्स होते हैं ग्रामर के, चिल्ड्रंस के अमंग जो रूल्स होते हैं ग्रामर के वो क्या है, सिंटैक्स। ग्रामेटिकल रूल्स चिल्ड्रन किस तरीके से वो डेवलप करते हैं अपने अंदर, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है साइकोलॉजिस्ट के लिए। नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ सेकंड बर्थडे के एंड तक चिल्ड्रन स्टार्ट कंबाइनिंग 2 वर्ड्स टू कन्वे देयर मैसेज, यानी कि सेकंड बर्थडे के एंड तक जो चिल्ड्रन होते हैं वो 2 वर्ड्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने में, अपने मैसेज को कन्वे करने में 2 वर्ड्स को मिला करके एबल हो जाते हैं इस चीज़ के, कि वो 2 वर्ड्स को कंबाइन कर सकें और अपने मैसेज को कन्वे कर सकें। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है मम्मी एप्पल, ठीक है। तो ये क्या 2 वर्ड्स हैं, पहला क्या मम्मी और दूसरा क्या है एप्पल। तो ये 2 वर्ड्स को कंबाइन करके हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर कोई बच्चा बोले कि मम्मी एप्पल, तो क्या मतलब है कि बच्चा एप्पल मांग रहा है, कि उसको भूख लगी, उसको एप्पल खाना है। मे रेफर टू, जो ये वर्ड है, जो ये 2 वर्ड से मिला करके इस बच्चे ने बनाया मम्मा एप्पल, मे रेफर टू मम्मी आई वॉन्ट टू ईट एप्पल। ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, जो 2 वर्ड्स को ने सेंटेंस बनाया है ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, ये इस पूरे सेंटेंस को रेफर कर रहा है कि मम्मी आई वॉन्ट टू ईट एप्पल। और ये पूरा सेंटेंस ना बोल करके उसने सिर्फ क्या वर्ड बोले, मम्मी एप्पल। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म जो उसने यूज़ करी है, ये जो शॉर्ट स्पीच उसने बनाई है, इसे क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। इस स्पीच को क्या कहा जाता है, टेलीग्राफिक स्पीच। जब बच्चे पूरा सेंटेंस ना बोल करके सिर्फ 2 वर्ड से सेंटेंस बना रहे हैं मम्मा एप्पल, तो ये क्या है, टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच, इन दिस काइंड ऑफ स्पीच वर्ड्स सर्विंग grammatical function are omitted and the messages is expressed only using 2 or 3 words। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, टेलीग्राफिक ऐसी तरीके की स्पीच होती है जिसमें वर्ड सर्विंग ग्रामेटिकल फंक्शंस आर ओमिटिव, यानी कि जो ग्रामेटिकल फंक्शन है, जो ग्रामेटिकल जो वर्ड्स हैं वो क्या है, वो सब ओमिट हो जाते हैं, कि वो सबको यूज़ नहीं किया जाता। यानी कि आई वॉन्ट टू ईट, ये क्या पूरा ग्रामेटिकल सेंटेंस है, पूरे ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं जिनको अरेंज करा गया है ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग, ये सब ओमिट हो जाते हैं, इन सब हट जाते हैं, और सिर्फ जो मेन वर्ड हैं सिर्फ वो रहते हैं, जैसे मम्मा एप्पल, जिससे कि पूरा मैसेज जो है कन्वे हो सकता है। सिर्फ 2 या 3 वर्ड्स से जब पूरा सेंटेंस कन्वे हो जाए और जो ग्रामेटिकल जो वर्जन है, जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं वो सारे ओमिट हों, वो सारे यूज़ ना किए जाएँ, वो उस काइंड ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। 1 to 2 ईयर, जब जो चिल्ड्रन है उसकी एज 1 से 2 ईयर के बीच में होती है, चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्व्स लाउडली व्हेन दे आर अलोन। उस टाइम में क्या होता है कि बच्चे अकेले में, जब वो बिल्कुल अकेले होते हैं, उनके आसपास कोई नहीं होता, तब वो ज़ोर से बातें करते हैं अपने आप से ही। और इस तरीके की स्पीच को क्या कहा जाता है, क्राइब स्पीच। दिस काइंड ऑफ स्पीच इज़ नोन एज क्राइब स्पीच। जब बच्चे अकेले में अपने आप से बात कर रहे थे, और वो क्यों बात करते हैं, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय चिल्ड्रन टू रिफाइन देयर लिंग्विस्टिक स्किल्स। और ये क्यों इस तरीके के साउंड्स, इस तरीके की स्पीच बच्चों के द्वारा यूज़ की जाती है, ताकि वो अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स को रिफाइन कर सकें, उसे और ज़्यादा निखार सकें, अच्छे से बोल सकें। इस वजह से करते हैं। वो कॉन्शियसली तो ऐसा नहीं करते, बट वो खुद से बात कर रहे होते हैं, खुद से बोल रहे होते हैं, ताकि वो अच्छे से बोल सकें।
अब लास्ट है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? प्रैग्मेटिक्स रिफर्स टू द सोशल रूल्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, जो सोसाइटियल रूल्स होते हैं कि हमें सोसाइटी में लोगों के बीच में हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, कौन कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके की लैंग्वेज हमें अपने पेरेंट्स के साथ यूज़ करनी चाहिए, अपने से बड़ों के लिए यूज़ करनी चाहिए और किस तरीके की लैंग्वेज हम अपने छोटों के लिए यूज़ करनी चाहिए। तो वो सब क्या है? प्रैग्मेटिक्स में आता है। एज लैंग्वेज इज़ अ सोशल टूल ऑफ इंटरेक्शन। जैसे कि हम जानते हैं कि लैंग्वेज क्या है? सोशल टूल है इंटरेक्शन का, ताकि हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। इस वजह से लैंग्वेज क्या है? इंपॉर्टेंस रखती है। It has some underlying rules, such as how to behave as a listener, what one should say in a particular situation, and how to coordinate in a conversation. Are some examples of pragmatics. अब क्योंकि एक सोशल टूल है इंटरेक्शन का, इसके साथ साथ कुछ रूल्स भी होते हैं। कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए और किस तरीके, अगर हम लिसनर हैं तो हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। यानी कि जब कोई बोल रहा है तो हमें क्या रहना चाहिए? हमें उस समय चुप रहना चाहिए और सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देनी चाहिए। कि ये नहीं कि वो बोल रहा है, बीच में हम उसकी बात बार बार काट रहे हैं तो वो अपनी पूरी बात कह ही नहीं पाएगा। तो वो क्या है? एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को नहीं दिखाता और ना ही मैसेज अच्छे से कन्वे हो सकता है। तो एज अ लिसनर हमें क्या करना चाहिए? उसकी बात को सुनना चाहिए और साथ में किस तरीके से हमें दूसरों से कोऑर्डिनेट करना चाहिए। सब क्या एग्जाम्पल है प्रैग्मेटिक्स के। स्टडीज़ हैव सजेस्टेड दैट इन अ कंपैरिजन टू अडल्ट्स के कंपैरिजन में चिल्ड्रन टेक मोर टाइम इन टर्न टेकिंग बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंप्लीशन ऑफ रिमार्क। यानी कि क्या है यहाँ पर कि स्टडीज़ जो ये बताते हैं कि बड़ों के मुकाबले जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं अपने बारी आने में। यानी कि जो टर्न टेकिंग होती है उसमें, जैसे कि दो जने बात कर रहे हैं तो अगर एक ने बात ख़त्म कर दी है तो दूसरा क्या तुरंत स्टार्ट कर देता है बोलना। बट बच्चों में क्या होता है, चिल्ड्रन में क्या होता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सामने वाले ने अपनी पूरी बात खत्म कर भी दी है कि नहीं करी है। तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं, इस चीज़ में ज़्यादा टाइम लेते हैं टर्न टेकिंग में, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनमें ये एबिलिटी अब तक आई नहीं होती है कि उन्हें पता चले कि हाँ सामने वाले ने अपनी बात कह दी है, अब मुझे अब अपनी बात कहनी है। विद मैच्योरिटी चिल्ड्रन लर्न टू यूज़ द फ्रेज एंड देन टू सिग्नल देयर लिसनर दैट दे विश टू कंटिन्यू देयर स्पीच। मैच्योरिटी के साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वो फ्रेजेस यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और सिग्नल देना स्टार्ट कर देते हैं लिसनर को कि अब वो अपनी बात कहना चाहते हैं। इसी में आगे है चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न टू अडॉप्ट देयर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द लिसनर। यानी कि इसमें ये भी है कि चिल्ड्रन ये भी सीख लेते हैं, ये भी अडॉप्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से उन्हें लिसनर के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है। दैट इज़, इससे क्या मतलब है? इफ़ द लिसनर ऑफ अ 6-year-old चाइल्ड इज his peer, then the language used by him would be different from the language used for a 2-year-old listener. अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में सब एग्जाम्पल से समझाया गया है कि मान लो अगर कोई बच्चा है, उसके ग्रुप में एक 6 साल का बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा है, तो जो उसकी जिस तरीके से वो एक 6 साल के बच्चे से बात करेगा वो अलग होगा। बट अगर वो किसी एक 2 साल के बच्चे से बात कर रहा है तो वो जो उसका तरीका होगा बात करने का वो अलग होगा। तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो ये भी अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपनी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना है। अगर वो एक 2 साल के बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से बात करेंगे, उनका जो तरीका होगा वो अलग होगा। और एक अपने से बड़े से एक 6 ईयर के बच्चे से बात करने का तरीका उनका अलग हो गया, फिर अपने एज के बच्चे से बात करने का तरीका उनका अलग होगा। ये जो समझ होती है ये भी बच्चों में आ जाती है। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो है रिलेशन। लास्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, कि क्या रिलेशन है लैंग्वेज का और थॉट का। अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक रिलेटिवली हाइपोथेसिस और वॉर्फेन थ्योरी, आर लैंग्वेज शेप्स आर थॉट। कुछ जो लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग जो हाइपोथेसिस है और जो वॉर्फेन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे थॉट्स को शेप करती है। यानी कि जिस तरीके से जो हमारी लैंग्वेज होती है, हम जिस तरीके से बात करते हैं वही हमारे थॉट्स को बनाती है। वुर्फ प्रपोज्ड, जो लिंग्विस्टिक थे वुर्फ, उन्होंने क्या बताया था? प्रपोज दैट द अवेलेबल वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग। यानी कि जो वुर्फ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे पास जितने भी वर्ड्स अवेलेबल हैं हमारे पास वो हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि जिस तरीके के वर्ड्स हमारे पास हैं वो हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर अच्छे वर्ड्स हैं तो हमारी थिंकिंग अच्छी होगी, अगर हमारे पास सिर्फ बुरे वर्ड्स है तो हमारी थिंकिंग भी उस तरीके की होगी। देयरफॉर पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस मे थिंक डिफरेंटली। इसीलिए जो लोग जिनकी जो लैंग्वेज है वो जितनी डिफरेंट होती है तो उनकी थिंकिंग भी उतनी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल द होपी ट्राइब ऑफ अमेरिका do not have any past tense in their language. So according to Woolf, they rarely think of the past. अब यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या बताया कि जो होपी ट्राइब है अमेरिका की जो होपी ट्राइब है वो क्या है उनकी लैंग्वेज में पास्ट टेंस जो है बहुत कम है।
यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है उसमें पास्ट टेंस है ही नहीं। तो इससे क्या पता चलता है उनके थिंकिंग के बारे में कि वो पास्ट टेंस के बारे में सोचते ही कम है। वो बहुत रेयरली सोचते हैं अपने पास्ट के बारे में, क्योंकि अगर वो अपने पास्ट के बारे में सोचेंगे तो उन्हें वर्ड्स जो सेंटेंसेस या पास्ट सेंटेंसेस उनका यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वो पास्ट के बारे में सोचते ही नहीं है, सोचते भी होंगे तो बहुत रेयरली सोचते होंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में पास्ट टेंस है ही नहीं। तो ये कहना था किसका? वुल्फ का। Now, this is the last slide. The opposing view on this debate is that our thoughts determine our language. जो सबसे अभी हमने पहले क्या पढ़ा कि वुल्फ का क्या कहना है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे थॉट्स बनाते हैं। बट कुछ जो लिंग्विस्टिक्स हैं उनका क्या कहना है कि वो इसके अपोजिट कहते हैं कि जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारी लैंग्वेज बनाते हैं। थॉट्स डिटरमाइन आवर लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग आवर लैंग्वेज डजंट डिटरमाइन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर थिंकिंग इट ओनली इन्फ्लुएंसेस द वे पीपल थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अब जो कुछ रिसर्चर्स थे उनका क्या कहना था कि जो लैंग्वेज है वो हमारे थॉट्स को जो थॉट्स हैं वो हमारी लैंग्वेज को बनाते हैं, जबकि वुल्फ का क्या कहना था कि जो लैंग्वेज है वो हमारे थॉट्स बनाती है। अब इस बात को, वुल्फ की बात को अपोज करने के लिए रिसर्चर्स ने क्या कहा, जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे थिंकिंग के सब एस्पेक्ट्स को डिटरमाइन नहीं करती। सब जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं थिंकिंग के, सबको डिटरमाइन नहीं करती लैंग्वेज। इट ओनली इन्फ्लुएंस, जो लैंग्वेज है वो सिर्फ इन्फ्लुएंस करती है द वे पीपल थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, की ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है बस उससे इन्फ्लुएंस करती है लैंग्वेज। इस वजह से सोच में थोड़ा फ़र्क हो सकता है, बट जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको डिटरमाइन नहीं करती लैंग्वेज। और ये जो दोनों बहस हैं इनका अब तक कोई एक पक्का सोल्यूशन निकल करके नहीं आया कि हमारी लैंग्वेज हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करती है या इन्फ्लुएंस करती है, या थिंकिंग को बनाती है, या फिर थिंकिंग हमारी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करती है। तो ये थी लास्ट स्लाइड और इसी के साथ ये यूनिट पूरी कवर हो गई है। आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स जो हैं वो समझ में आए हों। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप वीडियो देखते हो बट वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।